हाँ तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो सराउंडिंग रीजन ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का सराउंडिंग रीजन, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र, इन विच, जिसमें अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स, जिसमें क्या करता हो, दूसरा चार्ज क्या हो, फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहते हैं, तो द सराउंडिंग रीजन ऑफ अ चार्ज in which another charge experience the force is known as electric field of that charge। कह रहा है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उस क्षेत्र को, उस रीजन को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ एक चार्ज है Q, इसके कारण कुछ कुछ इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, सारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे चार्ज को लाते हैं, जैसे ही हम दूसरे चार्ज Q को लाते हैं, तो ये जो Q चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जितना दूर में इस पूरे में एक्सपीरियंस करता है, इसी क्षेत्र को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्षेत्र है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर रख दिया जाए तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, तो उस चार्ज का उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, चार्ज का वह जो क्षेत्र है, वह जो रीजन है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल चार्जेज ऑफ दैट रीजन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मतलब क्या, मतलब कि मान लेते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो है, इसके चारों तरफ कोई बहुत सारे जो चार्जेज हैं, इनके कारण जो इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे, ड्यू टू ऑल चार्जेज ऑफ दैट रीजन, उस रीजन के चारों तरफ के चार्जेज के कारण लगने वाले फोर्स के कारण, लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं, इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कहलाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल चार्जेज ऑफ दैट रीजन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसके चारों तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसके चारों तरफ के चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले फोर्स को ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ क्या है, एक क्यू चार्ज दे दिया गया, एक क्यू चार्ज दे दिया गया, और एक यहाँ क्यू नॉट चार्ज है। एक क्यू नॉट जो चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज है।
अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका सराउंडिंग चार्जेज है। तो इस सराउंडिंग चार्ज के कारण इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो है क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज जो है लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, लगभग, वो जीरो जीरो होता नहीं है, वो क्या नहीं होता है, जीरो होता नहीं है, लगभग वो जो होता है यहाँ क्यू नॉट जो होता है जीरो के बराबर होता है। यहाँ क्यू नॉट जो है वो एक टेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और फोर्स जो है एफ जो है वो आपको फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, एफ क्या है, क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स एफ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि टेस्ट चार्ज होता क्या है, व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक बहुत ही छोटे पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, a very small positive charge is known as टेस्ट चार्ज, ठीक है, बहुत ही छोटे पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। अगर हम स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो स्पेशल पॉइंट्स में आपको हम क्या कहें, स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें तो स्पेशल पॉइंट्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम हो जाता है। एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है। और इसका एक और यूनिट होता है एसआई सिस्टम में ही, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डेल्टा वी अपन डेल्टा आर भी लिखते हैं, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। उसके बाद में इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला में आपको जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस, क्या आ जाता है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस ए, आपको डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्या बात करें, वेन अ चार्ज q इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E देन फोर्स ऑन दिस चार्ज इज, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, वेन अ चार्ज q, अगर हम q चार्ज को प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम q चार्ज को रखते हैं देन फोर्स ऑन दिस चार्ज इज, तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हो जाता है आपको फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू ई हो जाता है, जहां क्यू तो चार्ज है, एफ तो फोर्स लगता है वो है, और ई जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर यहाँ अगर अगर क्या है, अगर यहाँ चार्ज जो है पॉजिटिव है, अगर चार्ज क्या है पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा। लेकिन अगर चार्ज जो है आपको निगेटिव है, अगर चार्ज आपको निगेटिव है तो आप जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्यू चार्ज को रखा। अगर एक क्यू जो है पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर निगेटिव है, अगर क्यू जो है क्या है यहाँ अगर निगेटिव है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है कि एक है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m। किसी पार्टिकल का चार्ज q है और उसका मास m है, इज इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन फाइंड आउट वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताइए, वैल्यू बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। क्या कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है q जिसका मास m है और वो इक्विलिब्रियम में है और उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। एक चार्ज q है जिसका मास m है जो कि इक्विलिब्रियम में है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है। तो आप बताइए, फाइंड आउट द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन आप बताइए। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। हम जानते हैं इसका मास क्या है, इसका मास m है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जब रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नीचे तो लगेगा mg, तो इसको, और ये कह रहा है कि ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में है, नीचे जब mg लग रहा है तो ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा, तभी तो जाकर के इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ऊपर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। और फोर्स इज इक्वल टू तो क्यू ई होता ही है। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो दोनों ही यहाँ अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक क्यू ई और एम जी दोनों ही इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम क्यू ई इज इक्वल टू एम जी लिखे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं, एम जी अपॉन क्यू। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर वही निगेटिव चार्ज होगा, अगर मान लेते हैं यही अगर क्या हो जाए, अगर निगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, अगर इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू, अगर ये माइनस क्यू हो जाए, उसका मास m ही है, इज बैलेंस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब बताइए, अगर माइनस क्यू हो जाएगा तब क्या होगा। अगर ये माइनस क्यू हो जाएगा तो नीचे तो mg लगेगा, नीचे mg तो लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगा। हमें फोर्स ऊपर चाहिए, हमें फोर्स क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। हम जानते हैं जब चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हमें फोर्स ऊपर चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए फोर्स, क्योंकि चार्ज का निगेटिव है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन का पता चल गया। अब है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है, दोनों क्या है, बैलेंस्ड हैं। यहाँ लिखा गया है एंड मास एम इज बैलेंस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बैलेंस्ड है मतलब कि इक्विलिब्रियम में है तो ये क्यू माइनस क्यू ई और एम जी दोनों ही इक्वल होंगे। ये जो माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम केवल मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू, यहाँ से आपको डाउनवर्ड आंसर आ गया। तो मैग्नीट्यूड और डाउनवर्ड दोनों ही आंसर आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, नहीं इस तरह से। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज, अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में अगर बात करें
तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है q, ये पॉइंट चार्ज कितना है q है, और इससे r डिस्टेंस पे q नॉट चार्ज है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपको यही बताना है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, कौन है, Q जो है एक पॉइंट चार्ज है, जिससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है P पॉइंट पे, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपको पता है क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन चार्ज, यही तो होता है। तो यहाँ Q नॉट है और यहाँ जो है Q है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर फोर्स की हम बात करें, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स तो हो जाएगा आपको, एक मिनट, फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स क्यू नॉट पर जो हो जाएगा आपको, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया, नहीं फोर्स निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट जो मेरा इक्वेशन है, यहाँ देखिए मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू इतना है, और यहाँ भी फोर्स इज इक्वल टू इतना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू हम यहाँ रख दिए यहाँ, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और पहले से यहाँ क्यू नॉट है तो क्यू नॉट आ गया। नहीं, उसके बाद में फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, यहाँ क्यू नॉट से आपको एक क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगर बात करें कि अगर कोई क्या है पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। कैसा डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसका जो डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड होता है, नहीं डाउनवर्ड नहीं, इनवर्ड हो जाता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर बात करें कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ एक क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पर यहाँ है, ये जो यहाँ क्यू चार्ज है और ओ पॉइंट पर है क्यू चार्ज, पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो आर वेक्टर है डिस्टेंस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर, आर वेक्टर नहीं आर कैप, जो कि डायरेक्शन शो करता है। और आर कैप को हम लिख सकते हैं क्या, आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, यहाँ जो है आपको इनटू है, क्रॉस है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यही होगा। अब यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आर क्यू हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, तो ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। ये इसका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपको वेक्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद में बात करें कि हियर हियर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर जो होता है इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर भी कर सकते हैं इसको। आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। जैसे कि एक दे दिया गया क्वेश्चन, बोला गया कि 5 कूलम चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, नहीं, और एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, तो पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। 5 कूलम चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, पी पॉइंट है, वहाँ इसका कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इतना है, तो इस पी पॉइंट पर 5 कूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ 5 है, 3 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2i कैप, 3 में से 2 जाएगा तो जे कैप, और 7 में से 5 जाएगा तो 2k कैप, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर आपको आ गया। पोजीशन वेक्टर के बाद में आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, अंडर रूट 9 का आ जाएगा 3, नहीं। उसके बाद में फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको फिर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है एट पॉइंट पी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, यही तो है, तो वही किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू यानी कि 5 है, 5 के हो गया, के क्यू, के इंटू 5, क्यू है, क्यू की जगह पर 5 कूलम चार्ज है तो इसलिए 5 के हो गया, अपॉन आर क्यू, आर का वैल्यू यहाँ हमने 3 निकाला, आर का वैल्यू हमने यहाँ 3 निकाला है, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, और आर वेक्टर ये आ गया, नहीं। उसके बाद में इसको सॉल्व जब किए तो आंसर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर कहिए या न्यूटन पर कूलम कहिए, यूनिट दोनों ही हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि एक चार्ज दे दिया गया, एक चार्ज दिया गया है कि 5 कूलम चार्ज है, पहला चार्ज जो है 5 कूलम है और दूसरा चार्ज जो है 3 कूलम है, ठीक है, और यहाँ जो है एक पॉइंट पी है, यहाँ क्या है एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए दोनों चार्ज के कारण कितना होगा। अगर हमें दोनों प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो पी पॉइंट पर हम जानते हैं कि प्लस चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो ई प्लस चार्ज 5 कूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा E1, और 3 कूलम चार्ज के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2, नहीं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो E1 के कारण कितना आ रहा है और E2 के कारण कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और 180 डिग्री पे है तो यहाँ माइनस हो जाएगा नेट, नहीं, तो वही उसको सॉल्व करने के बाद में फिर आंसर आएगा। अगर हम देखें तो E1 के कारण कितना आएगा, के क्यू अपन, हम जानते हैं के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाता है, के क्यू अपन क्या हो जाता है आर स्क्वायर हो जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, नहीं। अब देखिए ना, E1 के कारण अगर देखें तो के क्यू यानी कि 5 कूलम चार्ज है तो 5k अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना है 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 का स्क्वायर 9, तो 5k अपॉन 9 माइनस के क्यू
3 k हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पूरा 5 है तो 25 हो गया आर स्क्वायर, नहीं 3k/25 k³/r²। अब यहाँ से माइनस कीजिए, माइनस जैसे ही कीजिएगा तो इसका आंसर एलसीएम आ जाएगा 25 9 225, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 98 k/225 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, ये आपको आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि एक 5 कूलम चार्ज है जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता है, और एक इधर जो है -3 कूलम चार्ज है जो कि पी पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पी पॉइंट। अगर हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 5 कूलम चार्ज के कारण हम अगर डायरेक्शन, सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन देखना है कि किधर डायरेक्शन है। अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले तो इस 5 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है तो पी पॉइंट पर, तो इसके कारण तो इधर ही होगा आउटवर्ड की तरफ, तो इधर तो हो गया 5 कूलम E1, ठीक है। और ये -3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है तो इसके कारण क्या होगा, माइनस है तो माइनस के कारण है तो इधर तो होगा नहीं, इसके कारण भी क्या होगा टुवार्ड्स ही होगा, तो E2 भी इधर होगा, मतलब कि दोनों का E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, इस बार प्लस होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 कूलम चार्ज के कारण कितना हो जाएगा 5k/9, क्योंकि 5k k³/r², 3 मीटर पर है तो k³/r², 5k/3 9 प्लस 3k, 3 कूलम चार्ज है तो 3k/r² यानी कि 5 मीटर है तो 5 का स्क्वायर 25, और इसको जोड़िए तो आ जाएगा आपको 152 k/25 225 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और चार्ज है, एक और है, क्या है, एक और है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक 9 कूलम चार्ज है, क्या है, एक 9 कूलम चार्ज है और एक 49 कूलम चार्ज, एक 9 कूलम चार्ज है, एक 49 कूलम चार्ज है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन, वह पोजीशन बताइए, वह पोजीशन बताइए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पर आप वह पोजीशन बताइए, इस लाइन ज्वाइनिंग पर आप वह पोजीशन बताइए, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस लाइन, इस 9 कूलम जो चार्ज है और ये 49 कूलम चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच के लाइन ज्वाइनिंग पर वह पॉइंट बताइए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मान लेते हैं सपोज अगर ये जो पॉइंट है यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सपोज हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है पोजीशन निकालने के लिए। ये जो है चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, ये 9 कूलम चार्ज है। एक फॉर्मूला मतलब कि इसके लिए आ जाता है आपको, एक मिनट, फॉर्मूला आता है आपको कि हमारे 9 कूलम चार्ज है, मतलब कि आ जाता है x = √Q1 प्लस √Q2 इंटू r। ये जो आता है एक फॉर्मूला आ जाता है, और ये जो x डिस्टेंस जो आता है, ये जो x डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है, Q1 से होता है। ये जो होता है डिस्टेंस Q1 से मेजर किया जाता है, ठीक है।
तो ये जो r डिस्टेंस है ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है r डिस्टेंस, और q1 जो चार्ज है, q2 चार्ज है, q2 भी चार्ज है। नहीं, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू आपको है, x इज इक्वल टू आपको अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस q2 इंटू r। ठीक है, क्योंकि q1 यहाँ 9 है, q2 49 है, और टोटल r डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है, तो 70 आ गया। अब अंडर रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, और इसका 3 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, तो 3/10 गुने 70, एक जीरो से एक जुड़े तो 7 3 का 21 आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन 21 सेंटीमीटर कहाँ से, 49 सेंटीमीटर से, या फिर 49 कूलम से, या फिर 9 कूलम से जीरो होगा। ये 21 सेंटीमीटर कहाँ से लिया जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर जो है 9 सेंटीमीटर से लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो Q1 जो चार्ज है यहाँ 9 कूलम है। ठीक है, इसलिए 9 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर जैसे ही इधर बढ़िएगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और 49 कूलम से पहुंचेगा तो इधर इधर 70 है, तो ये 70 है, पूरा 70 है, 21 है, तो इसमें से घटा लीजिए तो 49 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 49 कूलम से 49 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो हो जाएगा। और एक और बात कि 21 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज विल बी जीरो। यहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो नहीं होगा, वहां चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चार्ज भी वहां जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर कह रहा है कि एक 81 माइक्रोकूलम है, क्या है, 81 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, और इधर -4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे दिया गया वो आपको 140 सेंटीमीटर दिया गया। तो बताइए, फाइंड आउट द पोजीशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इन दोनों चार्जेज के बीच के लाइन ज्वाइनिंग पर वह पॉइंट बताइए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो वही x से निकालेंगे। तो यहाँ क्या है, एक वहां तो पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों प्लस चार्ज था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है ए भी ए प्लस है लेकिन ए माइनस है। अगर ए माइनस है, अगर हम यहाँ बीच में रखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ हम एक क्यू चार्ज को बीच में रख दिए। ठीक है, क्यू चार्ज को क्या किए, बीच में रख दिए, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लाना है। तो इस प्लस के कारण तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, और इस माइनस के कारण भी इधर आ जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो कभी भी जीरो बीच में रखने से कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। अगर हम बीच में रखें क्यू चार्ज को तो कभी भी क्या नहीं आ सकता है, जीरो तो कभी भी नहीं आएगा। अगर दोनों, अगर एक क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, और इन दोनों के बीच में अगर निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कि जीरो आ जाए, तो कभी भी संभव नहीं है कि जीरो आ जाए। अगर हाँ 81 के इधर अगर हम कोई चार्ज रखे क्यू, तो यहाँ देखें तो इसके कारण तो इस 81 कूलम के कारण तो इधर हो जाएगा नहीं, और -4 कूलम के कारण इधर हो जाएगा। तो यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ तो जीरो हो सकता है, नहीं यहाँ जीरो हो सकता है। लेकिन अब यहाँ 81 कूलम है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं यहाँ क्यू का जो वैल्यू है 81 कूलम है यहाँ, और आर का वैल्यू भी कम है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ये टोटल जो वैल्यू होगा ये बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर इसके लिए -4 कूलम के लिए अगर देखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू बहुत कम हो गया और आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली अगर ओवरऑल देखें तो ई वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत 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 कम हो जाएगा, ई वाला वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा।
इसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं आ पाएगा, नहीं। अब यहाँ देख लिए, अब इधर देख लेते हैं, इस साइड देखते हैं। अगर यहाँ रखते हैं चार्ज को तो 81 कूलम के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और R का वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन Q का वैल्यू ज़्यादा है और R का वैल्यू ज़्यादा है, तो R का वैल्यू उसको डिवाइड कर देगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देगा, छोटा कर देगा। और यहाँ जो है इसके लिए अगर -4 कूलम के लिए देखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन आर का वैल्यू भी तो बहुत छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है लगभग दोनों ही बराबर आ जाए, मतलब कि यहाँ जो लग रहा है कि यहाँ जीरो आ सकता है, तो यानी कि इधर ही क्या होगा, इधर आपको क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपको जो होगा इधर ही मिलेगा, इधर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या है। और हाँ, एक और बात कि अगर दोनों, एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज माइनस हो, तो वहाँ जो x का जो फॉर्मूला हो जाता है वहाँ कुछ इस तरह से हो जाता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ x इज इक्वल टू होता है √Q1 अपॉन √Q1 माइनस √Q2 इंटू आर हो जाता है। प्लस, अगर दोनों चार्ज प्लस होता, अगर दोनों चार्ज प्लस होता तो यहाँ जो था, अगर दोनों चार्ज प्लस होता तो यहाँ प्लस चार्ज होता, लेकिन प्लस नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसके कारण से यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर बात करें, उसके बाद में तो इसके कारण हो जाएगा, तो अब देख लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट किए √Q1 अपॉन मतलब बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे ना, तो कर लिए, उसके बाद में 140 अपॉन, इसको सॉल्व करने के बाद में आया यहाँ 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है, तो ऊपर जो 4 कूलम चार्ज रखे हुए थे, 4 कूलम यहाँ है, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर 81 कूलम से पूछे तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 140 है और ये 40 है, तो 180 सेंटीमीटर पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल आपको दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ Q1 चार्ज दे दिया गया, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q चार्ज दे दिया गया, ये 1 है और ये दूसरा चार्ज दे दिया है। कह रहा है कि इस P पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस चार्ज के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे कितना लगेगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो इस चार्ज के कारण तो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसके एंगल जो हो जाएगा ये पूरा 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री होगा। अगर देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। और ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, क्योंकि साइड यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अगर हम देखें तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू सेम है, के भी सेम है, अपॉन आर स्क्वायर भी सेम है। यहाँ देखें तो के क्यू वही है, के है और क्यू दोनों ही सेम है, क्यू ही है, और आर स्क्वायर ए ही है, तो पूरा दोनों ही सेम है। यानी कि F1 और F2, F1 भले E1 और E2 दोनों ही सेम है, और एंगल दोनों के बीच 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री होता है और दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाता है, √3 आ जाएगा, √3 इंटू मतलब कि √3 आ जाएगा, और ई का वैल्यू हमें पता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपको √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में फिर आपको यहाँ एक है कि दूसरे में दे दिया गया कि ये भी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया गया, ये भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया। और यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है। तो इस P पॉइंट पे बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेकिन यहाँ Q चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाला जो Q चार्ज है आपको निगेटिव है, ये वाला Q चार्ज आपको निगेटिव चार्ज है। तो बताइए अब P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि क्या हो जाएगा। अगर इस पॉजिटिव वाले के कारण बात करें तो इसके कारण तो इधर फोर्स लगेगा, इधर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि प्लस के वाला के कारण तो आउटवर्ड हो जाता है और माइनस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स हो जाता है, तो इसके कारण तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो पूरा एंगल बनेगा 120 डिग्री बन जाएगा इन दोनों वेक्टर के बीच। अगर दोनों का वैल्यू देखें तो यहाँ भी देखिए के क्यू अपॉन, मतलब कि यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए है, यहाँ भी दोनों पॉइंट के बीच, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। जब 120 डिग्री दो वेक्टर के बीच होता है तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, सेम ही रह जाता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम बात करें आगे, फिर अगर अगर हम बात करें आगे का, अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ दे दिया गया है कि क्या दे दिया गया है, यहाँ दे दिया गया है कि ए के स्क्वायर है, क्या है, ए के स्क्वायर है। यहाँ ये माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया। और इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर हम स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना आएगा है, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर होगा, इसके कारण आपको इस चार्ज के कारण यहाँ इस पर इधर हो जाएगा। इस माइनस चार्ज के कारण अगर देखें इस पॉइंट पे तो इधर ही होगा, इस माइनस चार्ज के कारण देखें तो इधर होगा है। और मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें मतलब कि दोनों जो चारों के कारण जब लगेगा तो दो के कारण इधर, एक मिनट, दो के कारण आपको इधर लगेगा, इधर लगेगा नहीं, इस पर लगेगा आपको। उसके बाद में यहाँ तो इस पर लगेगा। उसके बाद में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें देखना है कि सेंटर पे हमें क्या करना है, चार्ज निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर हमें सेंटर पे निकालना है तो सेंटर पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे निकालने के लिए देखिए, अगर हम देखिए दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। एक दो चार्ज के कारण इधर होगा, एक प्लस और एक माइनस के कारण होगा नहीं, दो दो मतलब कि दो चार्ज के कारण, और दोनों सारे चार्ज के कारण जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट आएगा, एक का डायरेक्शन इधर आएगा, एक का दो का डायरेक्शन इधर आएगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर आ गया, तो इधर भी 2e हो जाएगा, इधर भी 2e हो जाएगा नहीं, तो 2e हो गया। और एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आता है तो √2 क्या आ जाता है, √2e हो जाता है। तो EC जो हो जाएगा, नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 इंटू 2e, ये हो जाएगा। और जब इसको वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2√2e का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, तो यहाँ से कॉर्नर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाता है a/√2 होता है। तो a अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन √2 हो जाएगा। जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपको आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक सेंटर पर नहीं, तो आपको ऐसा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें कि ग्राफ के बारे में, अगर हम बात करें कि ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच के ग्राफ की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच के ग्राफ की अगर बात करें
फॉर पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है KQ/R² हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ ग्राफ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद में अगर बात करें, अगर क्या है प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है, अगर क्या है प्लस चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, यहाँ आर है, एक्स एक्सिस पे आर है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच के प्लस चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। किस तरह का आता है? तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, इधर और इधर कुछ ऐसा आता है। लेकिन अगर वही माइनस चार्ज हो जाता है, जब कैसा चार्ज हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है, तो उसके कारण जो ग्राफ आ जाता है, उसके कारण ग्राफ जो आता है वो आपको कुछ इस तरह का आता है, इधर और इधर, ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। अगर वही मान लेते हैं कि दोनों प्लस प्लस हो जाए, यहाँ प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, और कहा कि इसके बीच का ग्राफ बताइए, इसके बीच का आप क्या बताइए, ग्राफ बताइए, तो ग्राफ कैसा आएगा? तो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज के कारण जो ग्राफ आता है, प्लस चार्ज के कारण ग्राफ ऐसा आता है और एक ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ ऐसा आएगा और इसके कारण यहाँ जो है ऐसा आएगा। तो ये वाला जो है कुछ ये दोनों मिल करके ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा आ जाता है, दोनों प्लस प्लस हो जाए तो। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस आ जाए तो, एक प्लस और एक माइनस जब आ जाता है तो प्लस के कारण तो ऐसा ही होता है और प्लस के कारण ऐसा ग्राफ आता है, माइनस के कारण तो ऐसा आता है और ऐसा आता है, तो दोनों मिल करके ऐसा बन जाता है, ऐसा और ऐसा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आप क्या बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि कितना होगा, ठीक है। ए ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, यहाँ Q1 चार्ज है, क्यू 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 चार्ज है, यहाँ जो 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, 5 मीटर, 6 मीटर, इस तरह से इन्फिनाइट तक गया हुआ है। तो बताइए कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? नहीं, तो हम जानते हैं कि KQ/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, KQ/R², x=2 है, यहाँ x=4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x=8 है, नहीं तो 64 हो जाएगा, इस तरह से है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, KQ को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने क्या किया, KQ को हमने कॉमन लिया, जैसे ही हमने क्या किया, KQ को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 प्लस डैश 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 इन्फिनिट तक इसी तरह से जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने जीपी का यूज किया। तो जीपी होता है 1/1 माइनस, मतलब ए अपॉन होता है फर्स्ट टर्म माइनस नहीं, इसको जीपी सॉल्व करने आता है तो जीपी सॉल्व किए, यहाँ जीपी सॉल्व करके बाद में यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं वेरियस चार्ज डेंसिटी। अब क्या है, वेरियस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो वेरियस चार्ज डेंसिटी में बहुत सारा चार्ज डेंसिटी आता है, बहुत सारा क्या आता है, चार्ज डेंसिटी आता है वेरियस चार्ज डेंसिटी में। इसमें कहा जाता है एक आता है, तो एक तो आता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको लेमडा से डिनोट किया जाता है, लेमडा से डिनोट किया जाता है व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स अलोंग द लेंथ, जब लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, देन डेंसिटी इज यूज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट लेंथ यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है,
जिस पर लीनियरली चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ वाइज। हमने क्या किया कि यहाँ dl लेंथ लिया, एकदम छोटा सा dl लेंथ लिया जिसमें dq चार्ज है। तो यहाँ जो लेमडा लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, वो हो जाता है dq अपॉन dl हो जाता है। कितना हो जाता है? dq अपॉन dl हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो dq अपॉन dl जो है, q का कूलम और l का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर जो होता है इसका यूनिट आ जाता है, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो जैसे ही क्या कीजिएगा, इसको dl को इधर भेजिएगा तो dq इज इक्वल टू हो जाता है लेमडा dl हो जाता है, और इसको इंटीग्रेट करने पर आपको q इज इक्वल टू लेमडा l आ जाता है, ठीक है। q इज इक्वल टू लेमडा l आ जाता है, क्योंकि लेमडा, और ये लेमडा l कब आता है? जब लेमडा कांस्टेंट होता है, ठीक है, तब। उसके बाद में फिर कहे क्वेश्चन कि इन चार्ज रड चार्ज्ड वायर में जो होता है, आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। चार्ज रड हो, चार्ज वायर हो, इसमें आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का यानी कि लेमडा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया गया कि अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर इज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा जो है लेमडा नॉट एक्स के बराबर है, वेयर लेमडा नॉट जो है कांस्टेंट है और एक्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ द वायर। तो वायर का आप टोटल चार्ज बताइए कि कितना हो जाएगा। तो ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि डी क्यू लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लेमडा इज इक्वल टू हो जाता है डी क्यू अपॉन डी एक्स या फिर डी एल कर सकते हैं। अब यहाँ डी एल हो गया, अब हम डी क्यू को डी एक्स को उधर भेज दिए तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स हो गया, ठीक है। और लेमडा डी एक्स, और लेमडा का वैल्यू जो है लेमडा नॉट एक्स डी एक्स है, लेमडा का वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट एक्स है, लेमडा नॉट एक्स है, पहले से यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। और लेमडा नॉट यहाँ बताया गया है कि कांस्टेंट है, लेमडा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए लेमडा नॉट बाहर। और यहाँ हो जाएगा का एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसका जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्यू जो आ जाएगा आपको लेमडा एल स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने पर आंसर आपको आ जाएगा। उसके बाद में फिर जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो फिर आता है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन अ सरफेस देन दिस डेंसिटी इज एप्लीकेबल। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन अ सरफेस, जब चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देन तब डेंसिटी इज एप्लीकेबल। समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स अलोंग द सरफेस, जब किसी सरफेस के लॉन्ग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी एरिया के लॉन्ग हम चार्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन दिस डेंसिटी इज एप्लीकेबल, तब जो है देन दिस डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल हो जाता है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, सरफेस है, एक प्लेट है जिसके सरफेस पर क्या है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, जिसका एरिया मान लेते हैं डी क्यू,
dA एरिया में dq चार्ज है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dA। कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने पर q का वैल्यू जो हो जाता है सिग्मा ए हो जाता है। कब, जब सिग्मा जो हो कांस्टेंट हो तब। ठीक है, कह रहा है कि इन कंडक्टिंग, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन कंडक्टिंग बॉडी एप्लीकेबल इन कंडक्टिंग बॉडी, ये जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए, जो क्यू इज इक्वल टू जो सिग्मा है, ये किसमें एप्लीकेबल होता है, केवल और केवल कंडक्टिंग बॉडी में ही एप्लीकेबल होता है, केवल और केवल कंडक्टिंग बॉडी में ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में ही चार्ज क्या होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए कंडक्टिंग बॉडी में ही एप्लीकेबल होगा। नहीं, उसके बाद में कह रहा है कि वेन अ कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर, जब एक कंडक्टिंग डिस्क का रेडियस आर है, चार्ज विथ द सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर। ठीक है, एक दे दिया गया है, डिस्क दे दिया गया है जिसका रेडियस आर है, जो कि चार्ज है सिग्मा डेंसिटी, जिसका सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर दे दिया गया। वेयर सिग्मा नॉट जो है कांस्टेंट है, आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है। तो आप फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, तो इस सरफेस पर आप टोटल चार्ज बताइए। नहीं तो एक दे दिया गया, तो अब इसमें बताइए सरफेस टोटल चार्ज कितना होगा सरफेस पर। तो एक मान लेते हैं क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, आर है, इसमें आर डिस्टेंस पर हमने मान लिया। तो अगर देखें इसका जो एरिया कितना होगा, इसका जो है जो ये जो पूरा लेंथ है तो है आपको 2πr, ये जो पूरा लेंथ है ये तो आपको 2πr है, नहीं, और यहाँ क्या है, एक मिनट, ये जो है पूरा 2πr है आपको, और 2πr है, ठीक है 2πr है। उसके बाद में आपको एक मिनट, ठीक है, तो जब यहाँ जो है आपको, जब इसको काट के किया जाएगा तो इसका जो लेंथ आएगा 2πr, मान लेते हैं जो है dr है इसका विड्थ, तो सिग्मा इज इक्वल टू आता है dq अपॉन dA। इसको इंटीग्रेट सॉल्व करने पर आपको आंसर आ जाएगा इतना, आंसर कितना आएगा, इतना आ जाएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद में फिर आपको यहाँ देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी देन दिस डेंसिटी इज यूज्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज जो होता है वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ जो है इसको रो से लिखते हैं, रो इज इक्वल टू हो जाता है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी क्यू अपॉन डी वी, कूलम पर मीटर क्यू इसका यूनिट आ जाता है। और ये जो बॉडी है ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, कैसा बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी होता है, जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज किया जाता है। और क्यू इज इक्वल टू जो होता है, अगर रो जो है कांस्टेंट हो जाए तो क्यू इज इक्वल टू हो जाता है रो भी। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर बात करें आगे कि अब देखिए, अब जो है यहाँ आ गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि कितना होता है। एक्सिस मतलब कि क्या, एक मान लेते हैं एक रिंग है, कौन, एक आपको एक रिंग है, इसके एक सेंटर है, तो सेंटर से आपको एक इस तरह से गुजरा है, एक इस तरह से गुजरा है, ये जो लाइन जो गुजरा, एक मिनट, ये जो लाइन आपको गुजर रहा है सेंटर से, तो ये जो लाइन है यही आपका क्या है, एक्सिस है, यही आपका क्या है,
एक्सिस है, इसी एक्सिस पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए पूछ रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ यूनिफॉर्मली ये चार्ज है, हर जगह चार्ज जो है बराबर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके लिए उसके एक्सिस पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए अगर हम देखें कि यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ डी क्यू चार्ज है और डी एल एंथ से अगर ले तो यहाँ तो मतलब कि अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो इधर होगा नहीं, अगर ए एंगल आपको थीटा है तो क्या ए भी एंगल थीटा होगा, तो ए भी एंगल थीटा नहीं, थीटा हो गया, तो ये तो आपको हो जाएगा, इसका आपको अगर आप थी कर दें, तोड़ दे इसको, तो इधर क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, ऊपर भी उधर हो जाएगा डी साइन थीटा, अगर इधर देखे तो इधर इसका अगर करे तो इधर भी डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा नहीं, और बचेगा डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने के लिए कहाँ एक्सिस पर इसको डी कॉस थीटा को हमने इंटीग्रेट किया, और हम पता है डी कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के इंटू डी क्यू, छोटा सा चार्ज है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर जो है यहाँ देखिए आर कितना वैल्यू है, इस पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, इस पी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से जो आर का जो वैल्यू है, एक तो ये तो एक्स डिस्टेंस है और ये रेडियस है आपको, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, तो यहाँ तो आर स्क्वायर का वैल्यू, एक मिनट, यहाँ जो है आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है जब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ थीटा है, ये आपको थीटा है, और थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो ये तो पी है, बी आपको ए हो गया, एच आपको ए हो गया, तो बी बाई एच यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया नहीं, फिर उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं आगे इसको सॉल्व किए, जैसे ही जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो के क्यू, अब कैसे हो गया के क्यू कर दिए इसको, यहाँ के एक्स डी क्यू कर दिए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, जब ऐड कर देंगे तो यहाँ 3/2 हो जाएगा नहीं, और इसको ये जो है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर हमने निकाल लिया, अंदर बच गया डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिए तो यहाँ आ गया क्यू, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आ जाता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 नहीं, ये उसका क्या आ जाता है इंटीग्रेशन आ जाता है। उसके बाद में फिर अगर बात करें, उसके बाद में अगर हम फिर आगे बात करें स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, स्पेशल पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो वही क्या है कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, तो एट द सेंटर एक्स जो हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना एक्स का वैल्यू जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है के क्यू एक्स, जब के क्यू एक्स एक्स जीरो तो पूरा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ठीक है। अगर इनफाइनाइट पे बात करें तो इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है ठीक है, ये सब याद करने की बात है। उसके बाद में बात करें कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स के लिए एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए अंडर रूट r/2 होना चाहिए, प्लस में हो माइनस में हो किधर भी होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट r/2 होना चाहिए, एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए r/√2 होना चाहिए ठीक है। उसके बाद में अगर क्या हो कि x जो हो बहुत 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 छोटा हो r से, तो उसके कारण क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो जब एक्सपोनेंशियली इसको आर स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू आ जाएगा। लेकिन एक्स जो हो क्या हो, बहुत आर जो हो बहुत 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 छोटा हो जाए एक्स से, तो उस समय इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस समय जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये है। उसके बाद में फिर आपको ग्राफ, हाँ, जब आप रिंग के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप ग्राफ देखिएगा तो उसके कारण जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्स के बीच का डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। तो उसके बीच का जो ग्राफ है पहले तो आपको इस तरह से रहेगा, थोड़ा थोड़ा, फिर हल्का बढ़े 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 फिर इस तरह बढ़ेगा, फिर पीक पॉइंट पर जाएगा, फिर घटने लगेगा, घटते 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 फिर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ आता है। ये जो है, ये जो लाइन जो है ये सटता नहीं है, पूरा जो है एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है ये सट नहीं जाता है, थोड़ा हल्का सा ऊपर ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में यही सब है। उसके बाद में फिर अब यहाँ देखिए, वो सब छोड़िए, यहाँ आ जाइए। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, अगर आर्क के सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के सेंटर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहे तो कितना होता है, तो आर्क के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है, जैसे कि ये आर्क है, ये आर्क है, इनके बीच का जो एंगल है अल्फा एंगल है, तो ये जो आता है 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 आ जाता है, 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 आ जाता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद में उसके बाद में आगे यहाँ फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है कि एफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो, अगर सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, जीरो हो, देन फाइंड R1 अपॉन R2, तो आप R1 अपॉन R2 बताइए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, और यहाँ जो है नेट जीरो है, यानी कि ये भी ए जितना है उतना ही है, यानी कि दोनों ही बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब यही है। तो दोनों का हमने यहाँ क्या किया, मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम करके पुट किया कि 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, यहाँ भी 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 पुट किया, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 का वैल्यू 1/3 आ गया, हमारा आंसर आ गया। नहीं, इस तरह से। फिर उसके बाद में कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रहा है, कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सेमी सर्कल के जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हो जाता है 2k लेमडा अपॉन आर होता है, 2k लेमडा अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आगे बढ़े तो बस कुछ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, ये एक आपको दे दिया गया है, नहीं, ये आपको दे दिया गया, ये यूनिफॉर्म, ये यहाँ जो एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण सेंटर पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इधर का भी मैग्नीट्यूड आएगा 2k लेमडा अपॉन आर, इधर की का भी आएगा 2k लेमडा अपॉन आर ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन अलग रहेगा, नहीं, और एंगल 90 डिग्री, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आंसर आ जाएगा नेट, तो नेट का डायरेक्शन ही हो जाएगा। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ गया, यहाँ से नेट आ गया। ठीक है, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ELF बोलते हैं, ELF इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स,
ये है क्या? ये कुछ नहीं है, देयर आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली। यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता क्या है? तो कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली यूज किया जाता है। इसको जो है फैराडे ने डिस्कवर किया था। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो फैराडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर बात करें आगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसमें बहुत चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रियल होता है, बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ड्रॉन फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, tangent at a point on the electric lines of force indicate the direction of the electric field of that point। हम यहाँ किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसका जो टेंजेंट है वो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, नहीं इस तरह से डायरेक्शन शो करता है। उसके बाद में फिर लिख रहा है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ इंटरसेक्ट देन, अगर वे इंटरसेक्ट करते हैं, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ठीक है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेटेड टू निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज में जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज में जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद में अगर हम जानते हैं कि अगर क्या है प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होता है, 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 आउटवर्ड होता है। लेकिन माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण डाउनवर्ड 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 हो जाता होता है नहीं। लेकिन एक दो प्लस चार्ज क्या है? दो प्लस चार्ज है तो क्या होगा? इधर से तो बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, बाहर 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 बाहर, इस तरह से बाहर निकलेगा। और ये जो एक्सिस है, एक्सिस पर जो होता है यहाँ स्ट्रेट निकलता है, इस पर एक्सिस पर स्ट्रेट इधर इधर निकलेगा, इधर इधर निकलेगा स्ट्रेट। ठीक है, एक्सिस पर स्ट्रेट स्ट्रेट निकलता है और इधर जो है इधर इसमें झुक जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते। इस तरह कहा जाता है दोनों अगर प्लस है तो। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस से ओरिजिनेट होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस से ओरिजिनेट होगा, निगेटिव में टर्मिनेट, प्लस से ओरिजिनेट, निगेटिव में टर्मिनेट, प्लस से ओरिजिनेट, निगेटिव में टर्मिनेट, प्लस से ओरिजिनेट, निगेटिव में टर्मिनेट। कुछ जो है उधर कुछ जो है इधर उधर भाग जाएगा, नहीं कुछ जो है इधर उधर भागेगा नहीं, इस तरह का। अगर प्लस माइनस हो तो कुछ इस तरह का आता है देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है नेवर इन क्लोज पाथ, वो कभी भी क्लोज पाथ में नहीं हो सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो नंबर है रिलेटेड टू अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड होता है, आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। उसके बाद में फिर अगर बात करें, जैसे कि ये आपको डायग्राम एक दे दिया गया, क्या दिया गया, एक डायग्राम दे दिया गया, ये आपको एक डायग्राम दे दिया गया और कह रहा है कि आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए एंड बी। ठीक है, उसका रेशियो भी बताइए। ठीक है, हम जानते हैं कि क्यू ए जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू ए जो आपको पॉजिटिव चार्ज है और क्यू बी आपको निगेटिव चार्ज है, आपको दिया गया है। क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो बताना है। तो क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या बाहर निकलता है, तो बाहर कितना लाइन निकला है ये आप काउंट कर लीजिए। काउंट जब कीजिएगा तो बाहर की तरफ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन निकला हुआ है। यानी कि क्यू ए का मैग्नीट्यूड जो होगा 10 कूलम हो जाएगा। और क्यू बी से इनवर्ट की तरफ कितना गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10/7 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10/7 हो गया। अब जब ये 10/7 हो गया, ये 10/7 हो गया, ये 10 जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ए, और 7 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बी, ए है। अब 10/7 हो गया, इसको बस यही हो गया, इसका रेशियो अब भी आ गया, इनका रेशियो आ गया, ए और बी का यही रेशियो मैग्नीट्यूड पूछ रहे थे, जो कि हमने बता दिया। नहीं, उसके बाद में यहाँ लिख रहा है चूजन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का भी स्ट्रेंथ मतलब कि बताता है। नहीं, ए पॉइंट और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा हो, तो ऑफकोर्स ए जो है ज़्यादा नज़दीक है चार्ज के पास, तो इसलिए ए का ज़्यादा होगा, बी का कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें किसका ज़्यादा होगा, ये सारा जो लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। और इसमें बताइए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा, देखिए ए वाला, बी वाला जो पॉइंट है तीनों लाइंस के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए बी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सी वाला जो है उससे थोड़ा सा कम है, नहीं तो उससे ज़्यादा सी का होगा, मतलब उससे थोड़ा सा कम सी का, और ए जो है सबसे दूर दूर है, इसलिए ए का सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इफ ईच पॉइंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही आर सेम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तब उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, जब क्या हो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तब जाकर के उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन के द्वारा। जैसे कि ये सारा दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है, ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है और पैरेलल भी है। ये भी इक्विडिस्टेंट है, ए इक्विडिस्टेंट नहीं है लेकिन पैरेलल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ए इक्विडिस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ सब कुछ सेम है इसलिए यूनिफॉर्म है। नहीं, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करने में क्या है, देखिए कि इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एब्सेंट। ठीक है, क्या कर रहा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज जो होता है सरफेस पे होता है। ठीक है,
इसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इनसाइड एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर बात करें आगे, क्या बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी में हमेशा क्या होता है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वो जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके पास होता है, इसी कारण से वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पॉसिबल फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा पॉसिबल है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो पहला वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है सीधा पास कर रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, तो इसके इनसाइड जो है तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है। दूसरा वाला जो है थोड़ा जा रहा है लेकिन बीच में तो एब्सेंट ही होता है, इसलिए हो ही नहीं सकता। तीसरा जो है स्ट्रेट गया और यहाँ भी स्ट्रेट चला गया, तो दोनों स्ट्रेट जब गया तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। चौथा जो गया तो ये टेंजेंशियल है, ऐसे आया और थोड़ा टेंजेंशियल कटा, फिर यहाँ से टेंजेंशियल गया, इसलिए चौथा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, इसलिए चौथा तो हो सकता है, तो चौथा आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन चार्ज फ्री रीजन, इंचार्ज फ्री रीजन, इंचार्ज फ्री रीजन, फ्री रीजन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। चार्ज फ्री रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है कंटिन्यूअस होता है। चार्ज फ्री रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि जहाँ चार्ज होगा, जहाँ क्या होगा, चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है, और जहाँ चार्ज ही नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इन नॉन कंटिन्यूअस होता है। नहीं, यही कह रहा है। तो ठीक है, आपको इसका आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको क्या करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी जो है आगे का पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।